नमस्कार। अनादि टीवी की साप्ताहिक प्रस्तुति फेस वैल्यू में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज बात शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंदसौर में एक बार फिर जो रूप दिखाया उसने सबको सुखद आश्चर्य से भर दिया है। शिवराज ने एक कार्यक्रम के मंच पर घुटने के बल बैठकर लोगों का अभिवादन किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अभिवादन किया। एक बारगी तो ऐसा लगा ही नहीं कि मंच पर कोई वीवीआईपी ऐसा कर रहा है, बल्कि ये महसूस हुआ जैसे कोई आम आदमी अपने ही समान लोगों से मुखातिब हुआ हो। वैसे इसे चुनावी मामला भी कहा जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा शिवराज ने केवल चुनावों के समय ही किया हो। लेकिन वो तो इससे पहले पेटलावद में हुए धमाकों से नाराज लोगों के बीच में भी यूं ही बिल्कुल ज़मीन से जुड़े नजर आ चुके हैं। शिवराज ने मंदसौर में पुलिस के गोली चालन के बाद भी वहां पहुंचकर बिल्कुल इसी विनम्र अंदाज में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, उनका दुख साझा किया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि सरकार उनके साथ है। प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले शिवराज का ऐसे कार्यक्रमों के दौरान भी जनता से मिलने का यही तरीका रहता है। ये उनकी यूएसपी का एक बहुत अलग अंदाज बन चुका है। तो इन्हीं शिवराज और उनके इसी अंदाज पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की गुजरात में सभाओं का एक अलग अंदाज रहता था। वे हर बात को उस राज्य की 6 करोड़ जनता के सम्मान से जोड़ते थे। उनके भाषणों की शुरुआत राज्य की 6 करोड़ जनता से होती थी। किसी समय भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे आरिफ बेग भी अपने भाषणों की शुरुआत मेरे मुल्क के मालिकों से किया करते थे। ये लोगों के अपने अपने अंदाज होते हैं और इसी अंदाज को शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से अपनाया है ये देखिए। हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार और गोवा में भी किसी समय यही पद संभालने वाले मरहूम मनोहर पर्रिकर के बीच एक कॉमन फैक्टर था। वो यह कि ये दोनों ही हमेशा जमीन से जुड़े रहे, आम जनता के लिए सहज उपलब्ध रहे। अपनी ऐसी पहचान तो लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए बनाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार और आरजेडी के असामाजिक तत्वों के चलते लालू जल्द ही एक्सपोज हो गए थे। मगर इन सब से हटकर आम आदमी के बीच बहुत ही आम आदमी की तरह नजर में आने शिवराज सिंह चौहान का तो जैसे कोई जवाब ही नहीं है। शिवराज शुक्रवार को मंदसौर में थे। वहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग के पक्ष में एक मंडल सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज जनता का आशीर्वाद पाने के लिए मंच पर ही घुटने के बल बैठ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर समर्थन की अपील की। यह एक साथ 2 मोर्चे संभालने जैसा जतन था। डंग पहले कांग्रेस में थे। बीते विधानसभा चुनाव में मंदसौर की सुवासरा सीट से उन्होंने बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार को हराया था। अब यही डंग शिवराज सरकार में मंत्री और सुवासरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि कई स्थानीय भाजपाई डंग को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज हैं। माना जा रहा है कि शिवराज ने यदि यूं हाथ जोड़कर आम जनता का समर्थन मांगा तो साथ ही नाराज भाजपाइयों को भी मनाने का प्रयास किया है। यहाँ एक बात और भी गौरतलब है, 28 सीटों के उपचुनाव में शिवराज को अपनी सरकार बचाए रखने के लिए केवल 9 सीटों की जरूरत है। तमाम अनुमान यही बता रहे हैं कि बीजेपी इस जरूरत के काफी अधिक सीटें जीतने जा रही है, यानी उसकी स्थिति खासी मजबूत है। फिर खुद डंग अपने स्तर पर बहुत मजबूत हैं। कुछ भाजपाइयों की नाराजगी के बावजूद उनके पास अपने प्रभावी समर्थकों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है। इन तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद शिवराज ने यदि बिल्कुल आम आदमी जैसी मुद्रा दिखाई तो इसे उनकी चुनावी जरूरत से अधिक उनके भीतर की सादगी से जोड़कर ही देखा जा सकता है। यहाँ झाबुआ जिले के पेटलावाद की घटना भी याद आती है। वहाँ एक धमाके में कई लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों में भयानक आक्रोश था।
यह शिवराज के तीसरे मुख्यमंत्रित्व काल की बात है। शिवराज पेटलाबाद पहुंचे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। मुख्यमंत्री सड़क किनारे ही एक जगह पर बैठ गए, चुपचाप लोगों का गुस्सा सहते रहे। फिर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और लोगों की नाराजगी हवा में रखे पेट्रोल की तरह उड़ गई। मंदसौर में भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस के गोली चालन में 8 किसानों की मौत के बाद वहां लोग कानून व्यवस्था हाथ में लेने पर आमादा हो गए थे। शिवराज ने इसकी परवाह नहीं की, पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंच गए, उन्हें हर किस्म की मदद का आश्वासन दिया और आखिरकार वहां की जनता भी अपना गुस्सा भूल गई। पांव पांव वाले भैया से लेकर प्रदेश के मामा और फिर जिंदा टाइगर के तौर पर शिवराज ने हमेशा ही लोगों से खुद को सहज रूप से जोड़ा है और यही उनकी बहुत बड़ी ताकत भी बन चुकी है। माणिक सरकार और मनोहर पर्रिकर ने अपनी अपनी सादगी से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन शिवराज की इस मामले में बड़ी उपलब्धि और खूबी यह है कि इस सादगी से उन्होंने अपने गैर राजनीतिक समर्थकों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार कर लिया है, जो उन्हें औरों से बहुत अलग बनाता है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आगे बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, अभी मंदसौर में सुवासरा में कल जो शिवराज सिंह चौहान देखने मिले, उन्होंने मंच पर घुटनों के बल बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, उनसे समर्थन मांगा। पांडे जी, आपने बहुत लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, बहुत शुरुआती दौर से उनके इस तरीकों को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा है। आपका क्या मानना है कि ऐसा करते समय उनके भीतर कितने प्रतिशत में राजनीतिज्ञ और कितने प्रतिशत में एक आम आदमी मौजूद रहता है? रत्नाकर जी, बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने, किसी के मन के अंदर झांकने का। लेकिन असल में देखिए क्या है, शिवराज सिंह चौहान ने कल जो मंदसौर में जो किया है या जिसके फोटो छपे हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो दरअसल उसमें राजनीति तो थी, क्योंकि बगैर राजनीति के तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन मूल रूप से जो शिवराज सिंह चौहान है वो इसके आसपास ही दिखाई पड़ेंगे आपको। शिवराज सिंह जी की जो मौलिकता है, जो विनम्रता है, वो आपको इस फोटो के सत्यता को प्रमाणित करती है। वो देखिए क्या है कि वो जिस पाप उनके बैकग्राउंड देखिए, उनकी पॉलिटिक्स से इतर उनका बैकग्राउंड देखिए, आप भूल जाइए 17 साल वो 15 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसको भूल जाइए। पर वो एक बहुत गरीब परिवार से, फिर किसान परिवार से आते हैं। वो विद्यार्थी परिषद की राजनीति करते हैं, छात्र राजनीति में है वो। उसके बाद वो धीरे धीरे हर सीढ़ी को चढ़ते गए, विधायक, फिर सांसद, फिर संगठन में, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महामंत्री। तो उन्होंने ज्यादातर जो चीजें, उपलब्धियां जो अर्जित की है, वो उसके मूल में जो है उनकी ये विनम्र स्वभाव ही रहा है। क्योंकि चुनाव का समय, इसलिए राजनेता के किसी भी कृत्य को चुनावी राजनीति से जोड़कर ही देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए। क्योंकि इस समय के जो उनका हाव भाव, जो उनके बातचीत या उनकी जो बोली है, वो निश्चित तौर पर वोटर्स को प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। क्योंकि नॉर्मल डेज होते हैं, और यदि इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान कई बार नीमच गए हैं बगैर मुख्यमंत्री रहते हुए 15 महीने में, और तब ये शायद दृश्य लोगों को देखने को नहीं मिले होंगे। लेकिन जिस चीज को लेके उन्होंने घुटने के बल बैठ के लोगों का अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, उसके साथ उन्होंने एक लाइन कही थी। क्योंकि ये रत्नाकर जी, इस पर आप गौर करेंगे कि मंदसौर, नीमच, रतलाम वो बेल्ट था जो 2017, 18, 16 में जहाँ किसान आंदोलन ने बहुत सिर उठाया था और जहाँ कई किसानों की पुलिस की गोलीबारी से जान गई थी और एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना था। और तब लग रहा था कि बीजेपी की सरकार जाने की बड़ी वजह किसान आंदोलन होगा और कम से कम मंदसौर, नीमच में तो इसका सफाया हो जाएगा। लेकिन उसी मंदसौर, नीमच को छोड़ के बीजेपी को मालवा अंचल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं मंदसौर, नीमच और ये जो रतलाम वाला इलाका है, ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है। और वहां पर उपचुनाव हो रहा है, और उपचुनाव भी उन परिस्थितियों में हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने के लिए जाना पड़ रहा है जो आज से 6 महीने तक उनके साथ
थे ही नहीं उनके साथ। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि वोट मांगने का एक मजबूरी का प्रयास भी हो सकता है। जी पांडे जी, यहीं से एक अगला सवाल ये भी उठता है कि कहा जा रहा है कि सुवासरा में जो भारतीय जनता पार्टी के मूल लोग हैं, जो पहले से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे हरदीप सिंह डंग की उम्मीदवारी से नाराज़ हैं और उन्हें मनाने के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा प्रयास किया था। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा का जो प्रदेश संगठन है, मूल रूप से संगठन के लोगों को मनाने की, उन्हें साधने की जिम्मेदारी संगठन की ही अधिक होती है, तो क्या माना जाए कि संगठन वहाँ कुछ कमज़ोर रहा जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान को ये मुद्रा अख्तियार करनी पड़ी? पिछले 1.5 दशक से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है रत्नाकर जी, मतलब शिवराज मतलब भाजपा, भाजपा मतलब शिवराज वाली स्थिति है। तो संगठन जो भी है, संगठन शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ा रहा, उसके पीछे चलता रहा, उसकी छाया में ही रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान को ही पता है कि किसकी नफ्स को कहाँ तक दबाने से, कितना दबाने से क्या असर होगा संगठन में भी। तो इसलिए संगठन को मैं इस मामले में बहुत ज्यादा इसलिए मानता, क्योंकि संगठन अभी तक उन्हीं की छतरी के नीचे चलता रहा है। और इसीलिए सुवासरा हो या दूसरी जगह जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस से आए हुए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो मूल केडर है, भाजपा का जो स्थापित जो वहाँ का जिले का नेतृत्व है, वो दुखी है। उसको लग रहा है कि एक नई लीडरशिप खड़ी हो गई है और इसके कारण हमको अगले टिकट में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यदि वो विधायक बन गए तो जो जिनके दावे थे वो स्थायी रूप से उनके दावे खत्म हो जाएंगे। तो उनकी नाराजगी को फेस करना कि जनता की नाराजगी तो यहाँ सेकेंडरी हो गई। पहले उस मशीनरी को फिर से टाइट करना, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करना जो जाम हो रही है, जो किसी कारण से जानबूझ के काम नहीं करना चाह रही है। तो ये जो उन्होंने अभिवादन किया है, इसके पीछे निश्चित तौर पे जो आपका सवाल है, इसमें उसके जो निहितार्थ है उसमें वो शामिल है कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता को भी बनाने की एक कोशिश थी। जी जी, ऋषि पांडे जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी को, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में नाराज़गी है वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, एक गरीब परिवार से आए हैं, किसान परिवार से आए हैं और बहुत संघर्ष करके राजनीति में उन्होंने मुकाम हासिल किया है, इसलिए उनके अंदर ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आज भी जीवित है। और ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही कि शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी मध्य प्रदेश में इस तरीके की हो गई है कि आम जनता उन्हें बिल्कुल अक्सर अधिकतर मौक़ों पर खुद से जुड़ा हुआ ही मुख्यमंत्री मानने लगती है और उसको ये एहसास होता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर उसके बीच हैं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, उस तरीके के कोई डिस्टेंस नहीं रहते, उस तरीके के कोई बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं रहते और उस तरीके के कोई बहुत इस तरीके के वो भी नहीं होते जिनके मान के चला जाए कि भाई एक मुख्यमंत्री है तो अपना एक एटीट्यूड लेकर बैठा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से इस दूरी को बड़े तरीके से ख़त्म किया है, बहुत सफलता के साथ इस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़े हैं और ये उनकी एक बहुत बड़ी यूएसपी बन चुकी है। हमारे ब्यूरो हेड अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी स्टूडियो से हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सुवासरा में जो चीज़ नज़र आई है, शिवराज सिंह चौहान उसके पहले भी कई मौक़ों पर, जैसा हमने जिक्र किया पेटलावत का, जैसा हमने जिक्र किया मंदसौर में गोली चालन के बाद की घटना का, तो ये जो शिवराज सिंह चौहान की एक यूएसपी जो बन चुकी है, क्या ये प्रदेश में जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री रहे हैं, कमलनाथ के लिए कहा जाता था विधायकों से बात नहीं करते थे, दिग्विजय सिंह में एरोगेंस एक आने लगा था अपनी दूसरी पारी के बीच में, तो इन सारे ऐसे अनुभवों के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो एक परंपरा कायम की है, क्या उसके बूते वो मध्य प्रदेश में और लंबे समय तक अपनी पारी को चलाने में सक्षम रहेंगे? रत्नाकर जी, जैसा कि आपने कहा कि यूएसपी है, ये सही है कि शिवराज जी की ये यूएसपी है और जैसा कि पांडे जी ने बताया था कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे कि वो घुटनों के बल बैठे। हमारे यहाँ कहा जाता है घुटनों के बल बैठना मतलब आप हथियार डाल देना जैसा है, लेकिन जो शिवराज जी को जानते हैं वो इसका मतलब वैसे ही निकालेंगे जैसे शिवराज जी हैं। शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक सहज हैं, सरल हैं और आम आदमी की नब्ज पकड़ने वाले नेता हैं। उनकी यदि पृष्ठभूमि में आप जाएंगे
तो फिर ये जो उनका बैठने का जो तरीका है ना, उसके अलग मायने और राजनीतिक मायने नहीं निकाल पाएंगे। यदि हम उनके बचपन में भी जाते हैं रत्नाकर जी, तो जब वो 9-10 साल के थे तब उनमें राजनीति के वो असर दिखने लगा था, जब उन्होंने एक आंदोलन कहा था। बताया जाता है कि उन्होंने मजदूरों के हित में एक आंदोलन किया था कि उनकी मजदूरी 2 गुनी की जाए, और 10 साल का बच्चा जब आंदोलन कर रहा था उसको दंड पड़ा, उनके चाचा जी ने मारा और गोबर तक करवाया, लेकिन वो डटे रहे और उनकी मजदूरी 2 गुना करवाई और इसके बाद जब आप वो मुख्यमंत्री बनता है तो वो शख्स को मालूम है कि गरीब की, मजदूरों की अहमियत क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। तो आपने देखा इसके बाद उन्होंने पंचायतें लगाई हैं, हर पंचायत में लोगों से पूछकर योजनाएं शुरू की हैं, और ऐसे जब उन्होंने एक आपके लोक सेवा गारंटी अधिनियम लेके आए कि भाई ये गारंटी जो जनता से जुड़ी हुई सेवाएं थी उनको मिले, तब उन्होंने एक नारा दिया था, मैं हूं ना। मतलब वो लोग जनता की नब्ज पकड़ने वाले नेता हैं, वो जानते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। उनका मानना है कि बड़े आदमी और पावरफुल लोग कि काम तो आसानी से हो जाते हैं, सरकार में काम जिनके नहीं हो पाते वो गरीब जनता है, मजदूर हैं, तो वो उनकी नब्ज पहचानते हैं। इस कारण उनकी योजनाएं भी आप देख लो, लाडली लक्ष्मी से लेकर जितनी भी हैं, कन्यादान योजना है, और आपको जो गर्भवती महिलाओं की योजनाएं हैं, और मतलब जो अंतिम संस्कार तक की योजना है, वो जो योजनाएं देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ, इस शख्स को मालूम है कि हर आदमी की ज़रूरत क्या है, गरीबों की ज़रूरत क्या है। यदि यही काम दूसरे नेताओं ने किया होता, बड़े नेताओं ने किया होता, जैसे मान लें हम कमलनाथ जी बैठे हों या ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हों, दिग्विजय सिंह इस तरीके से बैठेंगे तो उनके राजनीतिक अलग मायने निकाले जाएंगे। लेकिन शिवराज जी के मामले में ये जो उनको जानते हैं, सियासत में उनको जानते हैं, अब तक जिन्होंने देखा है, वो इसके दूसरे मायने नहीं निकाल पाएंगे। जी जी। अब दिग्विजय सिंह जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस घटनाक्रम पे कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि आज तो घुटने के बल बैठे हैं, कल वो पूरी तरीके से गिर जाएंगे। नीचे गिरने से उनका आशय है कि प्रदेश में सरकार चली जाएगी। तो ये कांग्रेस इसकी जिस तरीके से व्याख्या करी, जाहिर सी बात है कि उसकी एक राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान ने कल जो घटनाक्रम हुआ या जो पहले भी इस तरीके का जो उनका व्यवहार कई जगह पर आया है, क्या बहुत बड़ी संख्या में अपने समकालीन और आने वाले नेताओं के लिए भी एक तरीके से एक लाइन नहीं खींच दी है कि यदि जनता के बीच उन्हें आगे बढ़ना है तो इतना विनम्र होना पड़ेगा, यदि संगठन को साथ लेके चलना है तो भी इतने विनम्र होना पड़ेगा? रत्नाकर जी, आपने सही कहा, हमेशा तुलना उस शख्स से की जाती है। यदि शिवराज जी की जगह कोई और होते और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते तो ज़्यादा सफल हो जाते। शिवराज जी जनता के नेता हैं, आपने देखा होगा, आप भी जानते हैं, उनको हाथ पकड़कर भी कोई रास्ते में रोक सकता है एक आम आदमी कि मेरी बात सुनो। और जब उनकी यात्राएं देखी हमने, तब भी उनको 4 लोग भी दिख जाते हैं तो उतर जाते हैं। और मैं खुद उनकी एक यात्रा में गया था, मैंने देखा है कि लोग फूल फेंक देते हैं तो उनके यहाँ पे पकड़ लेते हैं हाथ, जब गाड़ी से वो हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं तो यहाँ नाखून तक लग जाते हैं। तो मैंने पूछा था उनसे कि ये क्या आपको, बोले ये प्यार है लोगों का। तो वो उस तरह के नेता हैं, वो जनता से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण जो बातें आती हैं उनके बारे में, जिन्होंने देखा है, जो समझते हैं राजनीति में, तो वो उसको अन्यथा नहीं लेते हैं शिवराज जी का। और दिग्विजय सिंह जी का बयान तो राजनीतिक रूप से उनको हमला करना भी चाहिए, और ये उनका हक भी बनता है कि उसके मायने अलग निकालें, क्योंकि निकालना चाहिए, उनकी मजबूरी भी है कि राजनीति में निकाले जाएंगे। हो सकता है, जैसे हम शिवराज जी को जानते हैं कि शिवराज जी एक दक्ष और ऐसे नेता हैं। जब शुरुआत में आए थे, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो लोगों ने कहा कि इनको प्रशासन का अनुभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, मुख्यमंत्री रहे 13 साल तक, तो लोगों को उनकी क्षमता और दक्षता पर शंका नहीं होती। यहाँ तक कि आपको याद होगा, जब प्रभात जी मध्य प्रदेश से अध्यक्ष पद से हटे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी शिवराज जी के बारे में कि शिवराज जी क्या करने वाले हैं, वो मित्रों के बारे में क्या सोच रहे हैं, दुश्मनों के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उनके आस पड़ोस वाला भी नहीं समझ सकता। तो हो सकता है इसमें भी शिवराज जी ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये भी उनकी मंशा रही हो, या एक सहजता से भी वो कर सकते हैं। ये तो उनकी मन की बात, जैसे पांडे जी ने भी कहा कि वो तो पढ़ना बड़ी मुश्किल की बात है। जी जी। ब्रजेश जी, एक और सवाल सहज रूप से उठता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो चुनाव अभियान चला रही है, उसमें शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ लगभग बराबरी की स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। सिंधिया परिवार का यदि हम सियासी अतीत देखें और उनसे जुड़ी चीज़ों को यदि अपने जहन में रखते हुए बात करें, तो लाख कोशिशों के बावजूद सिंधिया परिवार एक राजघराने से जुड़े लोग हैं। इस किस्म का जुड़ाव, इस किस्म की ज़मीनी विनम्रता, या इस किस्म का बिल्कुल ही जो ठेठ आम आदमी जैसा व्यक्तित्व वो लोग नहीं अपना पाते हैं। तो ऐसे में
जबकि चुनाव प्रचार में दो प्रमुख चेहरे हैं। एक तरफ शिवराज इतने विनम्र हो रहे हैं, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कहीं ये स्थिति आ सकती है कि उन्हें भी अपने व्यवहार में इसी तरीके का बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाना पड़े? रत्नाकर जी, आपने अच्छा सवाल किया है। और हमने कुछ जब से कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, सिंधिया जी को जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली, उनके भाषण, जैसे अभी एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, भाषण देने के तरीके तो वो पहले से ही भाषण देने में तो माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके व्यवहार में भी जो बदलाव देखने के, जैसे भाजपा की कार्यशैली है उस तरीके से वो ढलने की कोशिश कर रहे हैं, या भाजपा में आने के बाद उसी तरीके से कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो विरोधी हैं उनके यहाँ जाके खाना खा रहे हैं, हमने देखा है। तो ये जो उनकी जो शैली थी उससे हटके कांग्रेस में क्या है, उस तरह से काम नहीं होता जिस तरह से भाजपा में होता है। तो भाजपा में रचने बसने की जो सिंधिया जी की जो शैली चल रही है, तो उससे लग रहा है कि वो शिवराज जी के साथ जाते होंगे तो असहज नहीं होते होंगे, क्योंकि वो ढलने की कोशिश कर रहे हैं और ढल भी रहे हैं जब से आए हैं। जिस तरह से उनके दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम भाजपा संगठन तय करता है और वो तय करता है कहाँ आपसे मिलना है, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहे हैं, उनके लोगों के घर तक जा रहे हैं। तो पहले हो सकता है वो असहज होते हों, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है पहले से भी ऐसी रही है। तो और यहाँ आके और जो उसमें जो बढ़ोतरी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज जी के साथ जाने से वो असहज होते होंगे। उनकी भाषण शैली देख लो और शिवराज जी की एक समान रहती है, वो भी पब्लिक से जुड़ने से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो उस तरह के नेता हैं, बड़े नेता हैं और राज परिवार से आते हैं, तो थोड़ी जो एक दूरियां रहती थी कार्यकर्ताओं से, शिवराज जी जैसा वो कर नहीं पाएंगे, या करने की कोशिश करेंगे तो आगे हो सकता है, लेकिन वो अंतर तो आपको देखने को मिलेगा ही है। जी जी। ब्रजेश चौकसी जी को हमने सुना, हमारे ब्यूरो हेड। शिवराज सिंह चौहान की जो एक यूएसपी बन चुकी है, माफ़ कीजिएगा, तो हमने सुना इस बारे में, ऋषि पांडे जी को सुना, हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी को। अब आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।